गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन प्लांट्स। तो यही आज कल हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमंस और एनिमल्स। आज हम प्लांट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूटेंट्स का वो पढ़ने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहले है सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया था जब हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं, जैसे कि हम कोल जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में या कहीं भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रही होती है, जहाँ जैसे प्रोडक्शन ऑफ पेपर होता है, वहाँ से ये जब कोई भी प्रोसेस हो रही होती है तो वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड लिबरेट होता है और जब वो हवा में जाता है तो वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स करता है प्रोड्यूस अलग अलग लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लांट्स के ऊपर पड़ता है तो उसमें वो क्लोरोसिस कर देता है। क्लोरोसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो अपना क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर, प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में, वो एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर कर सकता है और उसी से फोटोसिंथेसिस होती है, खाना बन पाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है तभी जाके ग्रीन प्लांट्स में तभी जाके खाना बन पाता है। तो बाकियों में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो खाना नहीं बना पाते हैं। पर जब ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है जब ये प्लांट्स के ऊपर पड़ जाता है तो ये उन लीव्स में क्लोरोसिस करता है, उनका क्लोरोफिल डिसअपियर कर देता है। और जब वो डिसअपियर हो जाएगा तो प्लांट की जो एबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, वो एक प्रोसेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो नहीं कर पाता है फिर। अब और करता है इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड इसके ऊपर पड़ा तो लीव्स जो हैं, जो सेल्स होती है प्लांट की, ये जो लीव्स, जो भी प्लांट का पूरा जहाँ पे भी उसकी सेल्स होती हैं वो पूरा सेल्स का बना होता है, तो वो सेल्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, उनका वाटर बाहर रिलीज आउट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड ये प्लाज्मोलिसिस भी करता है। और जो भी प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनका जो मेम्ब्रेन है वो भी डैमेज हो जाता है, क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, हार्मफुल केमिकल है, तो उनकी वजह से ये मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शंस होती है, जो भी मतलब ग्रोथ होती है प्लांट की, वो भी रुक जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप किसी के ऊपर भी एक केमिकल, हार्मफुल केमिकल पड़ेगा तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है प्लांट की। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस हो जाता है वो होता है फॉरेस्ट ट्रीज़ को, ठीक है, क्योंकि हवा में सबसे ज़्यादा तो ट्रीज़ मतलब फॉरेस्ट में पाई जाते हैं। तो जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बहुत अमाउंट में अगर रहा हवा में तो ये हमारे फॉरेस्ट को बहुत ही हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट क्या करता है एयर पोल्यूटेंट, ओजोन। ओजोन जो है वो नॉर्मली तो स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, वहाँ पे ये हमारे को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। मगर अगर यही ओजोन हमारे ग्राउंड लेवल में पाया जाए, ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, तो ये वहाँ प्रोटेक्शन का काम नहीं करता, ये एक पोल्यूटेंट का काम करता है। और ये ओजोन बहुत सारे जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं हमारी, जब हम ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल जलता है, डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, तो वहाँ से जब ये ओजोन, ये जो हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, तब ये ओजोन और हाइड्रोकार्बन क्या कर देता है, येलोइंग ऑफ लीव्स। लीव्स जो होते हैं वो येलो होने लगते हैं खुद ब खुद। इवन ग्रीन, मतलब अगर अच्छा मौसम है जिसमें लीव्स अच्छे से आते हैं प्लांट्स में, तब उनका येलोइश होना, प्रीमेच्योर येलोइश हो जाना अचानक से, तो ये यही रीज़न है ओजोन का जो पोल्यूटेंट है हमारे ग्राउंड लेवल पे, हमारे ट्रोपोस्फियर में, एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर लेयर में जब बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो हमारे लीव्स होते हैं प्रीमेच्योर येलोइंग हो जाती है और धीरे धीरे जो लीव्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और जो फ्लावर बड्स होते हैं, फ्लावर जब निकलने वाला होता है वो भी पूरी तरह से नहीं निकलता है, वो भी गिर जाता है, वो भी अच्छे से खिल नहीं पाता है। और जो सेपल्स होते हैं, आपने फ्लावर तो पढ़ा ही होगा, उसके पार्ट्स होते हैं पेटल्स, सेपल्स। सेपल्स वो पार्ट होता है जो फ्लावर के नीचे वो ग्रीनिश सा पत्ता रहता है, पत्ते जैसा रहता है, जो बड एक टाइप, जब बड होता है वो फ्लावर को अपने अंदर रखता है, फिर धीरे धीरे जब फ्लावर खिलता है तो नीचे जो बेस के पास, उसके पास एक ग्रीन कलर के जो लीव्स, छोटे छोटे लीव्स टाइप दिखते हैं हमें, उसको सेपल्स बोलते हैं। तो
जो ये ओजोन और हाइड्रोकार्बन हमारे एनवायरनमेंट में है, तो ये उसको डिसकलर करता है। उनका जो कलर ग्रीनिश कलर है, उनकी जो सेपल्स की ग्रीन कलर है उसको डिसकलर कर देता है और सेपल्स को फोल्ड करने लगता है। सेपल्स नहीं तो खिले रहेंगे, उनको ये कर्लिंग बना देता है। नॉर्मली वो प्रोटेक्शन करता है बर्ड को, फ्लावर बर्ड को, बट ये उसको कर्ल करने लगता है। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम कोई भी फ्यूल जलाते हैं वहाँ से हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन कंबशन जब फ्यूल की होती है पेट्रोल डीजल की, वहाँ से ही ये प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। जब ये हवा में होता है तो फिर ये हमारे क्रॉप्स पे पड़ता है। उसकी वजह से हमारी जो फसलें होती हैं वो, उनका जो यील्ड है वो रिड्यूस होता है, वो अच्छे से फलते नहीं हैं, वो अच्छा क्रॉप हमें नहीं मिलता है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड उनको ख़राब कर देता है। नेक्स्ट जो है हमारा डस्ट। मैंने कल भी बताया था, कोई भी प्रोसेस होती है, चाहे वो कोल माइंस में आप कोल माइनिंग जो हो रही होती है, या स्टोन क्रशिंग हो रही होती है, या विंड इरोजन जो भी हो रही होती है, उधर से जो डस्ट निकलती है, और दूसरा स्मोक, चाहे ऑटोमोबाइल से जो स्मोक निकलता है, या हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती है जो भी कोई प्रोसेस कर रही होती है वो अपना लिबरेट करती है स्मोक। तो ये, और स्मोग, स्मोग मतलब फॉग प्लस स्मोक। फॉग जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे को नॉर्मली विंटर में बहुत ज़्यादा धुंध जो देखी जाती है वो होता है, प्लस स्मोक जो भी ऑटोमोबाइल से निकलता है, ये सारा मिला के स्मोक बनाता है। तो डस्ट, स्मोक और स्मॉग जो है ये क्या करता है, ये जब हवा में रहेगा तो सबसे पहले तो हमारी जो हवा में है वहाँ हमें लाइट नहीं दिखती, हमेशा एकदम से वो धुंध जैसी दिखती है, एकदम विजिबिलिटी जो है हमारे सामने वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो जब सनलाइट आ रही होती है तो ये सनलाइट को भी आने नहीं देती है, ये रिड्यूस कर देती है सनलाइट को, नीचे अर्थ तक ये पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है डस्ट, स्मोक और स्मॉग ने पूरा कवर करके रख दिया होता है हमारे एटमॉस्फेयर को। उसकी वजह से हमारी जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है इस वाले पूरे लेयर को, डस्ट, स्मोक और स्मॉग को। तो इसकी वजह से एक तो सनलाइट की जो पेनिट्रेशन है वो रुक जाती है, ठीक है, और एक ये लेयर डस्ट, स्मोक और जो स्मोक है, स्मोक और स्मॉग जो है ये एक लेयर बना देती है, थिन लेयर लीव्स के ऊपर। लीव्स जब तो बाहर ही होते हैं तो ये उनके ऊपर बैठ जाते हैं। तो जब ये लीव्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो लीव्स को चाहिए होता है सनलाइट, तो लीव्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं सनलाइट, क्योंकि उनके ऊपर जो एक लेयर बैठ गई है वो इन 3 चीज़ों की लेयर बैठ गई है। तो ये चीज़ें उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती है सनलाइट को, लीव्स कर ही नहीं पाते हैं। तो जब लीव्स सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो फोटोसिंथेसिस करने की एक एक्टिविटी होती है जिससे वो खाना बनाते हैं, खाना बना पाते हैं, वो तभी बना पाते हैं जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है, उसमें हिंड्रेंस आ जाती है। तो ये इफ़ेक्ट हो जाता है प्लांट के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है एयर पोल्यूटेंट्स का मटेरियल्स के ऊपर। हमारे मटेरियल्स जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, हमारे कपड़े ही ले लो आप, या हम जो घर बनाते हैं इसके इर्द गिर्द जो हम सीमेंट करते हैं, पेंट का कोई काम करते हैं, या हमारा मेटल ले लो आप, ठीक है, कोई भी मेटल हम रखते हैं, कोई भी हम बर्तन रखे बाहर, ठीक है, ये सारा, या फाइबर मटेरियल जो भी हमारा भी है, ग्लास, टेक्सटाइल, रबर, जो भी चीज़ हमारी ये मटेरियल है, इनके ऊपर एयर पोल्यूटेंट का बहुत ही इमेंस डैमेज हो जाता है। इसको ये बहुत ही डैमेज करता है इन मटेरियल्स को, जो जो मटेरियल मैंने आपको बताए, स्टोन, मेटल्स, पेंट वर्क, या फाइबर मटेरियल्स, ग्लास, टेक्सटाइल्स, रबर, ये सारी चीज़ों के ऊपर एयर पोल्यूटेंट का बहुत ही हैवी इफ़ेक्ट होता है। जो एडवर्स इफ़ेक्ट मटेरियल्स का होता है या हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होता है, हमारे घरों के ऊपर होता है, ये जब इनके ऊपर इफ़ेक्ट हो गया तो इससे हमारा क्या हो जाता है, इकोनॉमिक लॉस, ठीक है, हमारा हो जाता है, साथ साथ में पूरा वर्ल्ड का भी होता है। हमारी सरकार की बिल्डिंग्स होंगी या मोनूमेंट्स होंगे, हमारे जो भी हमारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अगर उधर पे भी ये पोल्यूशन एक्यूमुलेट कर गया, एयर पोल्यूटेंट्स बिल्डिंग्स के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो ये धीरे धीरे ख़राब कर देता है। जैसे हमने सुना ही होगा ताजमहल जो है
उसका जो मार्बल, वो मार्बल का बना होता है, तो वहाँ का जो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो एयर पोल्यूटेंट धीरे धीरे जो है वो हवा में रहा, तो बहुत यही सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये हवा में रहे। ऊपर से जब रेन हुई तो वो सारे केमिकल्स रेन के साथ मिलके एसिड रेन बना दी। एसिड रेन जब इस हमारे ताजमहल पे पड़ी तो धीरे धीरे इसका कलर जो है वो फेड होने लगा। ये वाइट था, मार्बल का बना है, तो ये धीरे धीरे इसका कलर फेड होके थोड़ा येलोइश हो गया। ठीक है, तो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, वो जो हमारी रेन है वो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनी, तो हमारा जो मार्बल है ये कैल्शियम का बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो धीरे धीरे जो एसिड होता है इस कैल्शियम को ये धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। तो ये सारी इकोनॉमिक लॉस हमारा होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमारे मोनूमेंट्स के ऊपर जो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ जाके भी गंदगी फैलाना, वहाँ के बिल्डिंग्स को, हमारे घरों को, कहीं पे भी पेंट किया हो, कोई भी मटेरियल, कोई भी फाइबर, ये सबको ख़राब कर देता है जो भी हमारा एयर पोल्यूटेंट है हमारी हवा में। तो प्लांट्स को भी इसी तरीके से ख़त्म करता है और मटेरियल्स को भी इसी तरीके से ख़त्म करता है। अब जो नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। हमारे ग्लोब के ऊपर हमारा जो क्लाइमेट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है इसका, उसमें क्या चेंजेस आती हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। एयर पोल्यूशन जो है नॉर्मली इसका सीधा सीधा कंसर्न हमारे ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर है। हमारा ग्लोबल क्लाइमेट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और जैसे हमारा ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, जो भी हमारे प्रोसेस, हम जो काम करते हैं उसकी वजह से ही हमारा ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। हमारे जैसे हम घर में रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, तो इनसे इनके जो कूलेंट, एज ए कूलेंट यूज़ करते हैं हम, मतलब जो यूज़ होता है उसमें रेफ्रिजरेटर में, उसको CFCs बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो जब लिबरेट आउट हो जाता है तो ये हवा में जाता है और वहाँ पे वो ओजोन को डैमेज कर देता है। तो ये हम अपने फ़ायदे के लिए तो यूज़ करते हैं, मगर इसकी वजह से हमारे ओजोन को बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा एयर पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा एक बहुत ही बड़ा ग्रीन हाउस मतलब गैस है, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, सन से जो रेज आती हैं वो हमारे को अर्थ पे आती है, अर्थ उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है, और एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें कुछ गैसेस जो ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इसकी वजह से ही हमारा जो अर्थ है ये वार्म रह पाता है टाइम टाइम पे, और हमारी लाइफ यहाँ एग्जिस्ट करती है। इसी वजह से किसी और जगह एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी और प्लैनेट में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसीलिए लाइफ उधर एग्जिस्ट नहीं करती है। रिसर्च चल रहा है, बट एटमॉस्फेयर जहाँ है वो हमारा अर्थ ही है जहाँ एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जिसकी वजह से ये अर्थ जो है ये रहने लायक हो गई है। अब इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है कि हमारी अर्थ को वार्म करता है। वार्म हमारी अर्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है, हमारी फसलें पकती हैं इसमें, क्लाइमेट अच्छे से मेंटेन रहता है। मगर अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो ये एक पोल्यूटेंट का काम करती है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा उतना उतना ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, और उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये बहुत बड़ा एक रीज़न है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये कर लेगा हीट एब्जॉर्ब। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है हमारे फ्यूल जलाने से, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट से और फॉरेस्ट लेता है, सबसे बड़ा सिंक है वो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का। बट हम वही डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जब पेड़ ही नहीं बचा तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा, वो तो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा। जब वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगा तो उसका काम तो है ही कि वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता रहे। जब वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा तो वो हमारी अर्थ को वार्म बनाता रहेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग का ये एक रीज़न होगा, तो जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी। इसी तरीके से एक और जो चेंज है, अभी हमने ओजोन डिप्लीशन का पढ़ा, जो हमारे हमारे अपने कंफर्ट जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से ही हमारा जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है। नहीं तो हमारा जो ओजोन है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होती है वो ओजोन लेयर होती है,
ये सन की रेज को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती हैं। सन की कौन सी रेज को? जो हार्मफुल रेज होती है, बाकी रेज तो पहुंच जाती है, बट जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं। अगर ये हम तक पहुंचती हैं तो स्किन कैंसर और प्लांट्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ये हमको उससे प्रोटेक्ट करती है। बट हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी जो ग्रीड है उसकी वजह से ओजोन तक ऐसी चीज़ें पहुंच जाती हैं जो उसका डिग्रेड, उसको डिप्लीट करने का एक रीज़न बनती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारी ही वजह से, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है हमारी ग्रीड की वजह से। हम डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं, तो हम फ्यूल्स जलाए जा रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं, हम हमेशा फॉसल फ्यूल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम जो नेचुरल है जैसे सोलर है, विंड है, ये सारी चीज़ों को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं एनर्जी के तौर पे। हम हमेशा फॉसल फ्यूल्स की तरफ ही जाते हैं। उस चक्कर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता जा रहा है, और ये ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसी तरीके से एक और जो सबसे बड़ा भी आजकल इशू है, एसिड रेन। नॉर्मली रेन आती थी, अच्छी होती है ज़मीन के लिए, हमारे दरियाओं के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है बारिश। तो ये नरिश करती है हमारी हर चीज़ को। मगर अब जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है जो हमारे फ्यूल की जलाने की वजह से है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये जब हवा में जाते हैं ये वहाँ पे जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, क्योंकि वहाँ से वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं। और जब रेन भी आती है तो ये दोनों, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हवा में है, ये उसके साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ये रेन के साथ मिलके इस रेन को, जो एक न्यूट्रल रेन थी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसको ये एक एसिडिक रेन बनाती है, क्योंकि इसमें अब एसिड चले गए हैं। तो ये एसिड रेन जो है, जब भी ये हमारे ज़मीन तक पहुँचेगी, हमारी अर्थ तक ये पहुँचेगी, या किसी भी मोनूमेंट पे पहुँचेगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ताजमहल के ऊपर जब ये पहुँचती है तो ये हमारी ताजमहल को भी ख़राब करती है। और जब ये हमारे ज़मीन पे पहुँचेगी तो हमारी जो सॉइल है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो काम करते हैं एज अ डिकम्पोज़र। तो वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी जला देती है, ख़त्म कर देती है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल में होते हैं उसे भी ख़त्म कर देते हैं, और हमारा जो सॉइल है उसको एसिडिक बना देती हैं। तो ये एसिड रेन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज़ें, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स, एसिड रेन, ये सारा एयर पोल्यूटेंट का काम है जो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट को चेंज करते जा रहा है। एयर पोल्यूटेंस जो है इसकी वजह से हमारी हेल्थ, जो हमने ह्यूमन के ऊपर देखा, बहुत ही सीवियर इफेक्ट है इसका। प्लांट्स के ऊपर भी, मटेरियल्स के ऊपर भी, मतलब थ्रू आउट द प्लैनेट हम अगर देखेंगे तो पूरे सारे प्लैनेट के ऊपर इस एयर पोल्यूटेंट का इन ब्रीफ हम देखेंगे एक सीवियर डैमेज ही करता है। इसी वजह से एक मतलब क्या हो गया है कि हमारी ज़्यादा नीड क्या रही, अब हमारी कोशिश ये है कि हम एयर पोल्यूटेंट्स को, इनका जो लिबरेशन है कम करें, स्टॉप करें हम इनको, क्योंकि ये तो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती है, डिग्रेड कर देती है। और हम अपने ह्यूमन हेल्थ, और हम जितना हो सके इकोनॉमिक लॉस जो भी वर्ल्ड में हो रहा है इन एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको नहीं होने दें, कोई भी इकोनॉमिक लॉस ना हो। तो हमारा यही कोशिश होनी चाहिए। आज की जो नीड है, नीड ऑफ द आवर जो है, कि वो है कि हमको एयर पोल्यूटेंट्स का जितना भी हो, मतलब जितना भी डिपोजिशन हवा में हो वो कम से कम हो। जैसे हम एनर्जी को कंजर्व करें, ठीक है, हम हमेशा एक्सेस एनर्जी, जैसे हम लाइट छोड़ देते हैं रूम्स में, नहीं करें। ये एनर्जी हमें कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं। तो जितना इंडस्ट्रीज़ काम करेगी वो लिबरेट करती हैं बहुत सारे हार्मफुल गैसेस। अगर इंडस्ट्रीज़ थोड़ा कम काम करने लगेंगी तो लिबरेट कम हो जाएगा गैसेस। दूसरा, हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज़ करें इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। रिन्यूएबल मतलब सोलर एनर्जी हम यूज़ करें, विंड एनर्जी हम यूज़ करें। तो जब हम ये यूज़ करेंगे हमें फॉसिल फ्यूल कम यूज़ करना पड़ेगा। जब फॉसिल फ्यूल कम यूज़ करेंगे तो हमको कम लिबरेट होंगे बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड हैं, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जिसकी वजह से हमें हार्म होता है, वो लिबरेट कम होंगे, तो हम बचे रहेंगे। तो अगर हम ऐसी कुछ
टेक्निक्स, बेस्ट टेक्निक्स मतलब यूज़ करें ताकि जनरेशन जो एनर्जी की होती है वो हो सके विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी पोल्यूटेंट। या जब हम इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम इस ऐसी ट्रांसपोर्टेशन हो, इस तरीके से टेक्निक हो जहाँ पे पोल्यूटेंट्स ना रिलीज़ हो। इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम उस तरीके से प्रोसेस करें कि कम से कम, जैसे हम एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो हम हमेशा नेचुरल प्रोसेस की तरफ जाएं, नेचुरल मैन्यूअर यूज़ करें, ठीक है। तो ग्रीन मैन्यूअर यूज़ करें ताकि हमारा जो पोल्यूटेंट है वो ना हो सके, ना हवा को पोल्यूट करे, ना ज़मीन को पोल्यूट करे, ना हमको और ना हमारे ऊपर इफ़ेक्ट हो, ना प्लांट्स के ऊपर इफ़ेक्ट हो। हमारा हमेशा एजेंडा रहना चाहिए स्विचिंग टू लेस पोल्यूटिंग फ्यूल्स। हमेशा उसकी तरफ जाओ जहाँ से पोल्यूशन कम हो, उस फ्यूल की तरफ जाओ जहाँ पोल्यूशन कम हो। तो हमारा जो अप्रोच है वो इसी की तरफ होना चाहिए। तो हमने ये जो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमने ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, मटेरियल्स और ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर क्या होता है वो हमने पढ़ा। तो इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी भेज रही हूँ, तो आप उसको अपनी कॉपी पे राइट डाउन किया कीजिए। ओके, थैंक यू।